आइए देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम। जब भी कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में सोचता है, अपने ही देश से प्रेम करता है, यानी वो राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानता है। ये सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्र है। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्र है, वही राष्ट्रवाद है। और ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स है, ये जो सबसे पहले यूरोप में देखने को मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही दुनिया की जो तस्वीर जो थी बिल्कुल बदल के रख दिया। और यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जो अलग अलग देशों में एक क्रांति का प्रेरणा स्रोत बना, एक कह सकते हैं मोटिवेशन बना। और यहीं से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसका जो असर है यूरोप से हटकर जो बाकी जो महाद्वीप या कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर भी पड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा है, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। है कि नहीं? यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद यानी मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया? आधुनिक राष्ट्रवाद। जो इधर मतलब 1800 ईस्वी के बाद से जो राष्ट्रवाद जो बनने लगा था, लोगों की जो फीलिंग्स में जो चेंजिंग आने लगा था, वो मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना जो थी। और ये किस चीज़ से था? एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से जोड़ने लगा था कि कोई भी चीज़ हो, हम जब तक एक राष्ट्र के प्रति नहीं सोचेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एक देश है लगभग कई सारे देशों में। अगर हम जर्मनी का एग्जांपल ले तो जर्मनी खुद अकेले 300 देशों में टूटा हुआ था, और 300 देश थे तो 300 राजाएँ थे। 300 राजा, उनकी मुद्रा अलग अलग था, उनका पैसा मुद्रा अलग था, उनकी बाउंड्रीज़ अलग थी। अब इन सब चीज़ों को संचालन करने में, इन सब चीज़ों को चलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा पहले चैप्टर में कि जैसे एक व्यापारी को अगर दूसरे जगह पर अगर उसको व्यापार करने के लिए जाना होता था तो कई सारे टोल टैक्स से गुजरना पड़ता था, कई जगह उनको टैक्स देना पड़ता था, कई सारी दिक्कतें थी। ठीक है, तो धीरे धीरे नेशन स्टेट की कल्पना किया जाने लगा कि नहीं, हमारा एक नेशन स्टेट्स होना चाहिए। It also meant a change in people's understanding of who they were। इसका मतलब ये भी था कि लोग ये समझने लगे थे कि आखिर वे कौन है, एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी। और उनकी आइडेंटिटी को, उनकी जो पहचान है, उनकी जो पहचान को कौन ऐसा चीज़ है जो परिभाषित करता है उन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, कि हम लोग साथ में जो रह रहे हैं, एक सेंस जो है साथ में रहने का, ये कौन ऐसा चीज़ है जो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इसी समय में न्यू सिम्बल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फोर्स्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत हद तक क्या करना, कोशिश करना। तो वहीं लिखा हुआ है, देखिए, न्यू सिम्बल्स एंड आइकॉन्स एंड न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। नए नए सिम्बल, नए नए प्रतीक। एक सेकेंड, थोड़ा सा। न्यू सिम्बल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फोर्ज न्यू लिंक्स। देखिए, नए सिम्बल, नए नए प्रतीक, नए नए आइकॉन्स, नए नए गीत, न्यू सॉन्ग्स, नए नए विचार को क्या किया जाने लगा? बनाया जाने लगा। नए नए प्रतीक आने लगे, नए गीत लिखे गए, नए लोगों की, अलग अलग लोगों की विचारें यहाँ पे आने लगी। और इस सभी चीज़ों ने क्या किया? फोर्ज्ड न्यू लिंक्स, एक नए लिंक को क्या किया? अवसर प्रदान किया। एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़, और वहाँ के रहने वाले कम्युनिटीज़ को, यहाँ के रहने वाले समुदायों की जो बाउंड्री जो थी, जो सीमाएँ जो थी, फिर से निर्धारित किया जाने लगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सीमा जो होती है, जो देश की जो सीमाएँ थी, उनको निर्धारित किया गया। उनके झंडा और उनके जो साइन जो होता है, जैसे हमारे देश में भारत माता होती है, तो उसी तरीके से अगर हम यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो ला सिटियोन थी, जर्मनी की ला सिटियोन्स थी, फ्रांस का ला पैट्री की जो मतलब कह सकते हैं, इस सब की जो भावना जो है आने लगा था। और इन्होंने क्या किया था? पर्सोनिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। जैसे भारत माता, जर्मेनिया, ला पैट्री, ये सब एक तरह से पर्सोनिफिकेशन था जो राष्ट्रवाद की भावना को क्या करे, और ज़्यादा क्या करे, मजबूत करो, और ज़्यादा क्या करे, स्ट्रॉन्ग बनाए। है कि नहीं? और आगे क्या देखते हैं? इन मोस्ट कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी, ये जो नेशनल आइडेंटिटी, एक नए राष्ट्रवाद का जो प्रतीक है, बनाने में, मेकिंग का मतलब क्या होगा? बनाने में क्या था? एक वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक बहुत लंबी प्रक्रिया बनी। यानी अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जैसे 14 जुलाई 17
1789 जो फ्रांस में क्रांति का एक दौर रहा, उस दिन क्रांति हुआ और पुराने राज्य सत्ता को हटाकर वहाँ पे एक कह सकते हैं लोकतंत्र को स्थापित किया गया। और इसमें क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपने मेटरनिक के स्टेटमेंट को याद हमेशा रखिएगा, जो कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है। व्हेन फ्रांस स्नीचेस द वेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। जब भी फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपियन की सर्दी पकड़ लेती है। कहने का मतलब है कि जो भी फ्रांस में होगा वो बाकी भी घटना यूरोप में होगी, और बाकी जो घटना यूरोप में होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सभी विषयों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ये जो था भले यूरोप में भले ही ये फास्ट गति से हुआ हो, लेकिन अगर हमारे देश में जो ये भावना जो थी एक बहुत ही लंबे प्रोसेस रहा। हमारे देश में नहीं, अगल बगल की जो देशें जो थी हमारे बगल में, अगर श्रीलंका की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, इन सभी देशों में जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो थी बहुत लंबा समय लगा, एक लॉन्ग प्रोसेस रहा। हाउ डिड दिस कॉन्शसनेस इमर्ज इन इंडिया। ये जो भावना है भारत में, कॉन्शसनेस, एक एकता की भावना, एक समानता की भावना, कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को, नेशनलिज्म की भावना भारत में कैसे विकसित हुआ, इन सब चीज़ों को देखना है। इन इंडिया एक सेकेंड थोड़ा सा। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज़, भारत और साथ ही अदर जो कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज़ का मतलब होता है उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? जब भी कोई एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को अपने अधीन में ले लेता है और वहाँ पे व्यापार करता है, कच्चे माल वगैरह सब वहाँ से फ़ायदा वगैरह सब लेकर जाता है, उपनिवेश बना के रखता है, इसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। और भारत जो था, ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। तो यहाँ पे इसका मतलब वही हुआ कि इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज़, भारत और कई सारे कॉलोनीज़ में द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। है कि नहीं? जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो विकास है, ग्रोथ जो है, वो गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, इंटीमेटली कनेक्टेड, जुड़ा हुआ था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के विरुद्ध, यानी कॉलोनियल मूवमेंट का विरुद्ध। कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे एंटी का मतलब होता है जब आप इस एंटी का मतलब होता है, समझिए कि जब आप किसी चीज़ के विरुद्ध हो। यानी यहाँ पे जो था ना, बहुत सारे जो देश थे, जो कॉलोनी थे, वो एक ऐसे मूवमेंट की कल्पना कर रहे थे जिससे उनका देश क्या हो सके, आज़ाद हो सके। तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से क्या हुआ था? जुड़ा हुआ था। ठीक है। People began discovering their unity in the process of the struggles with colonialism. लोगों ने क्या शुरू कर दिया? People began discovering their unity, अपने यूनिटी को पहचानना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया अपने स्ट्रगल के दौरान, अपने संघर्ष के दौरान। यानी जो उपनिवेशवाद को लेकर संघर्ष चल रहा था, जो भी उपनिवेशवाद को लेकर संघर्ष चल रहा था, इन्हीं प्रक्रिया में लोगों ने अपनी एकता को पहचानना और एकता को खोजना क्या करना शुरू कर दिया था? इसको प्रारंभ कर दिया था। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, जैसे देखिए, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। दबाना का मतलब क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति पर टॉर्चर करते हैं, तो जैसे कि हम सभी ही जानते हैं कि जो अंग्रेज़ भारत में आए थे, यहाँ पे लोगों पर तरह तरह के जुल्म करते थे। तो सभी लोग यहाँ पे सभी लोग ऑप्रेस्ड थे, यानी अंग्रेज़ों ने सभी पर किसी न किसी रूप में अत्याचार किया ही था। तो जो उपनिवेश कंट्री में, यानी उपनिवेशवाद में जो लोगों पर अत्याचार होता था, वो एक क्या प्रोवाइड किया? शेयर किया, एक साझा किया। बॉन्ड द टाइड मैनी, यानी क्या किया इसने? एक टाइड का मतलब होता है जोड़ के रखना। टाइड का मतलब क्या होता है? जैसे टाइड का मतलब होता है टाइड का मतलब जोड़ना। अलग अलग ग्रुप को एक साथ जोड़ने का काम कर दिया। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोगों पर अत्याचार होता था, सपोज कीजिए कि कोई रिलीजियस व्यक्ति है, तो रिलीजियस व्यक्ति को लेकर अंग्रेज़ क्या बोलते थे कि तुम्हारा धर्म जो है बहुत ही मतलब ख़राब धर्म है, तुम्हारे धर्म में ऐसी कुरीतियाँ है, ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ अगर देखा जाएगा, लैंडलॉर्ड्स पे उन्होंने क्या किया था? उन पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया था, नीलकठिया पद्धति लाया था। फिर यहाँ के लोगों को उकसा कर ले जाकर ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। तो यहाँ पर सभी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये सभी लोग अंग्रेज़ों से किसी न किसी रूप में खपा है। अगर 10 लोगों का दुश्मन एक ही होता है, तो समझिए कि ये जो 10 लोग हैं, ये एक महसूस करेंगे, चलो भाई कोई बात नहीं, तुमको भी सताया है, मुझको भी सताया है, हम सब मिलकर इससे क्या करेंगे? बदला लेंगे। तो यही जो था, यहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार जो हुआ था, तो ये क्या किया? एक
एकता का भावना का तैयार किया, एकता की भावना को क्या किया इसने तैयार किया। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन जितने भी सारे क्लास है, अलग अलग जो क्लास है, अलग अलग जो ग्रुप है, उन्होंने क्या महसूस किया, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, कि जो उपनिवेशवाद का जो प्रभाव है ये अलग अलग है। यानी उपनिवेशवाद का जो प्रभाव है सभी पर एक जैसा नहीं रहा, अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से इसको महसूस किया। देयर एक्सपीरियंसेस वेर वेरिड, उनका अनुभव भिन्न भिन्न था। एंड देयर नोशंस, और उनकी जो धारणा जो थी, नोशंस का मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारी धारणा होती है, ठीक है, तो वो धारणा किस चीज़ का, फ्रीडम का, आज़ादी का, किस चीज़ का धारणा, आज़ादी का। तो एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम्स वर नॉट ऑलवेज द सेम, हमेशा एक जैसा नहीं रहा। यानी देखिए, राष्ट्र अगर आज़ादी की बात करेंगे तो हर व्यक्ति के लिए आज़ादी का रूप अलग हो सकता है। तो भारत में जो जितने भी ग्रुप थे, जिस रूप में भी वो लोग संघर्ष कर रहे थे, तो वो लोग चाह रहे थे कि जिस रूप से संघर्ष, अगर किसी व्यक्ति को हम जेल के काल कोठरी में बंद करके रख दें तो उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा कि वो जेल को तोड़कर बाहर निकले। अगर वहीं किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती अगर हम टैक्स द्वारा उसकी ज़मीन, अगर सपोज कीजिए कि कोई किसान है, अगर वो खेती कर रहा है और खेती कर रहा है, उस पर मैं हाई लेवल का मैं टैक्स लगा दिया हूँ कि तुमको टैक्स 40% टैक्स देना है। अब ये 40% टैक्स का मतलब क्या हुआ, 40% टैक्स का मतलब ये हो कि ये किसान चाहेगा कि मेरे ज़मीन पर इतना टैक्स ना लिया जाए, तो इसके लिए टैक्स का हट जाना ही इसके लिए क्या होगा, आज़ादी होगा। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आज़ादी की जो भावना है, ये जो अवधारणा है, सभी के लिए एक जैसा नहीं था, सभी के लिए अलग अलग था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement। देखिए, महात्मा गांधी के अधीन जो कांग्रेस जो था, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। हम लोग आगे इसके बारे में अच्छा से समझेंगे। पहले समझिए कि महात्मा गांधी ने क्या कोशिश किया कि ये जितने भी सारे ग्रुप है, ये जितने भी सारे वंचित लोग हैं जिन पे अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश किया कि इन लोगों को एक साथ लाया जाए। टुगेदर का मतलब था एक साथ लाया जाए, एक आंदोलन के तहत इनको एक साथ जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि यही एक अच्छा मौका होगा अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने का। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो यूनिटी है, जो एकता है, इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना, एक तरह से क्या करना, विकसित होना, ठीक है, बिना विवाद के कभी विकसित नहीं हो सका। देखिए आगे देखते हैं क्या है। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, पहले के टेक्स्ट बुक में यू हैव रेड, आपने पढ़ चुका है, अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद का जो भावना है, जो राष्ट्रवाद का जो विकास है इन इंडिया, भारत में कैसे हुआ, अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले। यानी 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, जैसे 20वीं शताब्दी का मतलब हुआ, देखिए ये 1900 है, 1900, ये 1901 से लेकर 1999 ऐसे कह सकते हैं ये 20वीं सेंचुरी है। तो कह रहा है यहाँ पे कि पहले के टेक्स्ट बुक में यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, आपने भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में पढ़ चुका है। अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ, यानी 20th सेंचुरी के पहले, फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है 10 साल की जो अवधि होता है उसको मतलब फर्स्ट डिकेड कहा जाता है। यानी आपने कहाँ तक पढ़ा होगा इसके पहले, इसका इतिहास 1900 लगभग 1910 तक, यानी पहले के टेक्स्ट बुक में अगर आप 8th क्लास में पढ़े होइएगा तो उसमें 1910-15 तक का ही मतलब मेन रूप से इतिहास को दिखाया गया है। लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s। अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग उस कहानी को पिकअप करेंगे, उठाएंगे यानी पढ़ेंगे जो 1920 से शुरुआत होता है। एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशंस, और पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन कहा जाता है जिसको, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, देखिए वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम लोग इसमें सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया। नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसको कांग्रेस ने कैसे उसको सीख का मतलब होता है शुरुआत करना, कह सकते हैं एक तरह से शॉर्ट थ्रू करना, मतलब कैसे इसका प्रोसेस, इसका प्रक्रिया इसकी रही। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स
पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इस आंदोलन में अलग अलग सोशल ग्रुप यानी अलग अलग तबके के लोग कैसे इनमें वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कैसे इसमें भागीदारी लेते हैं। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे जो राष्ट्रवाद जो है लोगों की भावनाओं को क्या किया, कैप्चर करके रखा, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इसके बारे में और ज़्यादा इसको डिटेल लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करके समझाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह, अगर आपको इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विथ मी, देन यू विल कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।